कल के क्लास का जरा सा हम लोग रिकॉल कर लें। हम लोग कल पढ़े थे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ते हुए सारी चीजें जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद बनाए हुए होते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक के द्वारा देखें तो पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएंगे, आपको वन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ये सारे के सारे प्राकृतिक हुए। और अगर हम बात करें कि मानव निर्मित संसाधन में, तो मानव निर्मित संसाधन में आपको क्या होंगे, तो मानव निर्मित संसाधन में आपको होंगे सड़क, ब्रिज, बांध, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता क्या क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम उपयोगिता की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में पहला वायु आता है। ठीक है, और वायु की उपयोगिता की बात करें तो पहले तो वायु है क्या, इसके बारे में समझते हैं। वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण यानी कि इसमें बहुत सारी गैसें होंगी। बहुत सारी गैसें कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसें होती हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.03% होती है, और अन्य गैसों की बात करें तो 0.97% होती है। अगर हम इसमें बात करें अर्थ के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है वो आपको वायुमंडल कहलाता है। अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के सराउंडिंग जो भी गैसों का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये हम बताए हुए थे कि ये है विषुवत रेखा और ये है ध्रुव। विषुवत रेखा और ध्रुव की ऊंचाई जो है, यहाँ से चलेंगे तो 18 किलोमीटर, यहाँ से चलेंगे तो 8 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो ऊंचाई होती है, इस दायरे को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और अगर हम समुद्र तल से वायुमंडल की बात करें तो 7 किलोमीटर तक वायुमंडल ही सीमित है, इसके आगे नहीं है। वायुमंडल के बारे में लिखवाए हैं कि पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की सतह को छोड़कर नहीं जाते हैं अंतरिक्ष में। वायु की उपयोगिता श्वसन के लिए होती है, वायु की उपयोगिता दहन के लिए होती है, वायु की उपयोगिता हरितगृह प्रभाव के लिए और वर्षा के लिए भी जिम्मेवार होती है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कल हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य जो है श्वसन के लिए अगर उपयोग करता है तो श्वसन के लिए 250 ग्राम औसत एक मनुष्य 250 किलोग्राम से लेकर 265 किलोग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रेट बनाता है या नाइट्राइट बनाता है। ये उर्वरक होता है जो पेड़ पौधों को विकास करने में सहायता देता है। अगर हम बात करें कि मनुष्य भोजन करता है तो भोजन के दौरान उसे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की 6 अणु और जल के 6 अणु बनाता है, साथ में 676 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ये एटीपी के फॉर्म में बनता है, और यही एटीपी जो है हमें एनर्जी देता है, जिसके कारण सेल्स जिंदा होती हैं, और सेल्स जिंदा होने के कारण हम लोग जैविक क्रियाएं करते हैं। मनुष्य भोजन करता है तो भोजन का पाचन होता है। पाचन के दौरान ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जो होती है हर एक सेल के पास पहुंच जाती है, और हर एक सेल को वह एनर्जी तब मिलेगी जब श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और HbO2 बनाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जो बना हुआ है ये HbO2, ये आपको हार्ट के पास जाता है, हार्ट पंप करता है और पंप करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। याद रखिएगा, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है, फेफड़े तक और ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं, रक्त वाहिनियां पहुंचती हैं, और उन रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन पहुंचता है, और ऑक्सीजन फिर हार्ट के पास जाता है, और हार्ट उसे पंप करके शरीर के सभी अंगों को सप्लाई कर देता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चलते हैं अब आगे, पढ़ेंगे हम लोग दहन।